Hello guys, welcome to UPSC with Iraya. So today we are going to start the topic of seasons without any delay. तो सीजन्स के होने का रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न है कि जो अर्थ की टिल्टेड एक्सिस है जिसका एंगल मैंने बताया था कि प्लेन से ऑर्बिटल प्लेन से तो उसका एंगल है 66.5 डिग्री, पर नॉर्मल से उसका एंगल है 23.5 डिग्री। तो सीज़न होने का मेन रीज़न ये टिल्टेड एक्सिस है। अगर ये टिल्टेड एक्सिस ना होती तो सीजन्स का क्या हाल होता कि अगर यहाँ पे हमारा सन है तो अर्थ यहाँ पे इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हुए कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब कोई टिल्ट के बिना इसका कोई सीज़न ना होता। एंड ऑल थ्रू द ईयर हमारा टेम्परेचर सेम ही रहता, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ही होती, तो कोई ऐसा एज सच सीज़न में चेंज नहीं आता। तो ये सीज़न क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेड एक्सिस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, मतलब सीज़न तो हो रहे हैं बट सीज़न से पहले जो कॉन्सिक्वेंसेस उस सीज़न को कोज कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है? इस टिल्टेड एक्सिस से हो रहा है भाई दो चीज़ें। एक तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर चेंज हो रही है हमारे अर्थ के कुछ एरिया को कभी ज़्यादा मिल रही है एंड कुछ एरिया को कभी कभी कम मिल रही है। एंड दूसरा लेंथ ऑफ डे एंड नाइट हमारी चेंज हो रही है कि जैसे गर्मियों में लेंथ ऑफ डे लंबी होती है एंड सर्दियों में लेंथ ऑफ डे छोटा होता है। तो इस वजह से ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से सीज़न हो रहे हैं। तो सीज़न की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम सीज़न कहते हैं। तो अब देखेंगे कि सीज़न एक्चुअली कितने हैं और कैसे कैसे उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो देखनी है। तो यहाँ पे हमारा सन है, इधर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है एंड ऑब्वियसली रोटेट भी करता है ये। तो लेट मी मेक अ डायग्राम। तो ये यहाँ पे मान लो विंटर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरलाइजेशन हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्थ के हिसाब से करेंगे। तो विंटर यहाँ पे क्यों है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे विंटर है, यहाँ पे समर है, इधर स्प्रिंग है एंड इधर ऑटम चल रहा है। तो अब देखो ये टिल्टेड एक्सिस की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ये अवे टिल्टेड है, तो इस करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है। फिर आता है भाई अभी पहले समर का देख लो कि समर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है, तो इस करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स हैं। तो स्प्रिंग और ऑटम में क्या हो रहा है? स्प्रिंग और ऑटम में जो टिल्टेड एक्सिस है उसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि द अर्थ इज़ नाइदर टिल्टेड टूवर्ड्स नोर अवे फ्रॉम द सन। ये साइड में टिल्टेड है, तो चाहे वो इस साइड टिल्टेड हो चाहे इस साइड, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इसको सारे जगह इक्वल सनलाइट ही मिल रही है। यहाँ पे 12 आवर्स की डे एंड 12 आवर्स की नाइट होगी। स्प्रिंग और ऑटम वाली पोजीशन में ऑलमोस्ट, नॉट मतलब पूरे मंथ्स तक नहीं होगी, लाइक ऑलमोस्ट कुछ महीने तक हमें रफली इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली एग्जैक्टली 12 आवर्स कब होगा? वो सिर्फ एक ही दिन होगा एंड उसके आगे पीछे अकॉर्डिंगली डिक्रीज और इंक्रीज होता जाएगा। तो वो अब हम देखते हैं कि विंटर्स में जो डे की लेंथ है वो छोटी क्यों होती है एंड बड़ी क्यों होती है। तो अब देखो ये वाला अगर अर्थ का फिगर हम अलग से लेते हैं, यहाँ पे ये सन है, इसकी लाइट आ रही है, तो इसका जो लाइट आने वाला पोर्शन है मैं ऐसे शेड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 90 ये नॉर्मल तक इसकी लाइट आ रही है, बट टिल्टेड एक्सिस ये वाली है हमारी। तो अब इस वाले क्रॉस सेक्शन को मैं दिखाऊंगी कि इसको हम जैसे एप्पल को कट करते हैं, इसका हमने एक स्लाइस ले लिया एंड इस क्रॉस सेक्शन को अब हम ऊपर से देखते हैं कि क्यों लेंथ ऑफ डे और नाइट में कैसे फ़र्क आ रहा है। तो ये अब इसका क्रॉस सेक्शन है अर्थ का, जो हमने यहाँ से ऐसे कट करके ऊपर से देखा।
तो यहाँ पे देखो लाइट ऐसे आ रही है, क्योंकि एक्सिस टिल्टेड है। तो अब इस क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, देखो अब बोल रहे हो कि यहाँ पे तो 50-50 शेडेड है, यहाँ पे ज़्यादा शेडेड क्यों है रीजन, क्योंकि ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। अब इस चीज़ को आप इमेजिन करो कि यहाँ पे 50 डिग्री तक, यहाँ पे मतलब बिल्कुल बीच तक लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, पर लेकिन अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो हम इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। तो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, सो यू कैन सी कि इस सर्कल में यहाँ तक शेडेड पोर्शन आ रहा है। तो अब इसमें मान लो कि पॉइंट ए है, वो रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट ए रोटेट कर रहा है। तो अब ये पॉइंट ए, ये पूरा सर्कल जो है ये डिनोट करता है हमारे 24 आवर्स। अब इन 24 आवर्स में से शेडेड पोर्शन ज़्यादा है, तो शेडेड पोर्शन ज़्यादा ट्रेवल करने की वजह से लेंथ ऑफ डे लंबी होगी। शेडेड पोर्शन का मतलब क्या है कि ये सनलाइट दिखा रहा है, सनलाइट डिनोट कर रहा है। एंड नॉन शेडेड मतलब नाइट, तो नाइट में इसका सर्कमफ्रेंस जो ट्रैवल करना पड़ रहा है पॉइंट ए को वो कम है एंड दिन में ज़्यादा है। तो इस वजह से लेंथ ऑफ डे समर्स में ज़्यादा होगी एंड विंटर्स में कम होगी। तो अब जब हम ये देखते हैं ये वाला डायग्राम, लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। तो देखो अब ये विंटर्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो इसमें जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो लेंथ ऑफ डे बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो ये वाला पोर्शन रोटेट हो रहा है इस पे प्रोबेबली लाइट आ ही नहीं रही है। तो अगर हम देखें आर्कटिक सर्कल में विंटर्स के दौरान कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 24 आवर्स ऑफ डे होगा या 24 आवर्स ऑफ नाइट होगी अकॉर्डिंगली। अगर हम देखें सदर्न हेमिस्फेयर या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, तो अब विंटर्स में ये अवे टिल्टेड है, तो यहाँ पे 24 आवर्स ऑफ नाइट होगी, क्योंकि इधर लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है, वो अवे है सन से। एंड यहाँ पे उल्टा सदर्न हेमिस्फेयर में उल्टा हो जाएगा कि ये टूवर्ड्स सन है, तो मे बी क्यों यहाँ पे 24 आवर्स ऑफ लाइट मिलेगी। तो आई गूगल्ड वहाँ पे, तो नॉर्वे की कुछ प्लेसेस में या पूरे नॉर्वे में ऑलमोस्ट 75 to 76 डेज़ का ये होता है कि या तो 75 to 76 डेज़ लाइट रहती है समर्स में एंड इसका उल्टा विंटर्स में रात रहती है। मतलब इतने अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने तक दिन चलता है उनका एंड 2.5 महीने तक उनकी रात चलती है। तो ये क्यों हो रहा है? इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से हो रहा है। फिर हम आते स्प्रिंग पे मैंने बताया कि टिल्टेड एक्सिस होने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसमें जो हम डायग्राम बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा कि शेडेड है, तो अब इसको 50-50 एक पॉइंट को 12 आवर्स इधर ट्रैवल करना पड़ रहा है एंड 12 आवर्स इधर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। 12 आवर्स का डे है, 12 आवर्स की नाइट है। समर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, तो इसमें क्या होगा कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम जाएंगे तो दिन का क्या कहते हैं लेंथ बढ़ती रहेगी। आई होप यू गेट इट। ये क्रॉस सेक्शन वाला एग्जाम्पल इसीलिए था। फिर सीज़न से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो है समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, इक्विनॉक्स एंड पोलर डे पोलर नाइट। पोलर डे पोलर नाइट मैंने अभी बता दिया कि जहाँ पे 24 आवर्स ऑफ डे लाइट या फिर डार्कनेस हो, तो उस हिसाब से अगर लाइट है तो पोलर डे कहेंगे, अगर रात है तो पोलर नाइट कहेंगे। फिर अब मैं बताती हूँ कि समर सोलस्टाइस एंड विंटर सोलस्टाइस क्या होता है। तो इस वाले डायग्राम में इस वाले डायग्राम में जो ये यहाँ पे विंटर्स चल रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर हम इस डायग्राम को बड़ा करके देखें तो ये विंटर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अवे टिल्टेड है, ये इसका इक्वेटर है, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है।
तो अब यहाँ पे सन से जो लाइट आ रही है तो अभी 90 डिग्री लाइट कैप्रिकॉर्न पे गिर रही है, तो मतलब जो सबसे बल्ज्ड वाला पार्ट है वो अब कैप्रिकॉर्न वाला लेटीट्यूड है। एंड इसी का उल्टा होगा समर्स में कि 90 डिग्री लाइट जो पड़ेगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी। तो विंटर में 90 डिग्री लाइट कहाँ पड़ रही है? कैप्रिकॉर्न पे। तो जब कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री लाइट पड़ेगी दैट मीन्स उस हेमिस्फेयर की विंटर्स अभी पीक पे हैं। विंटर्स पीक पे हैं मतलब वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा। तो शॉर्टेस्ट डे ऑफ द अर्थ जो कि विंटर्स में उस हेमिस्फेयर को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो कब मिलेगा? जब एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पे कैप्रिकॉर्न के ऊपर सनलाइट पड़ेगी। तो उस डे को कहते हैं हम विंटर सोलस्टाइस, कि जब 90 डिग्री लाइट, बेसिकली ये लगा सकते हो कि जब जो अर्थ का टिल्ट है वो सबसे ज़्यादा अपने मैक्सिमम जो डिग्री है वो अटेन कर चुका है। दैट इज़ मैक्सिमम डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री। जब वो अटेन कर चुका है उस हिसाब से दूसरे दोनों हेमिस्फेयर में हमारा क्या होता है? विंटर सोलस्टाइस एंड समर सोलस्टाइस। तो हम विंटर एंड समर सोलस्टाइस दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से देखते हैं। तो अगर बोल रहे हैं कि विंटर सोलस्टाइस कब होता है, विंटर सोलस्टाइस तब होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होंगी। कहाँ देखते हैं हम ये डायग्राम? जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होंगी तब ही विंटर सोलस्टाइस आएगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगी तब समर सोलस्टाइस आएगा। तो विंटर सोलस्टाइस का डेट है 22 दिसंबर एंड समर सोलस्टाइस का डेट है 21 जून। एंड अब इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स एज आई टोल्ड यू कि जब स्प्रिंग या फिर ऑटम चल रहा है तो टिल्ट का कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, सारे अर्थ में इक्वल लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दिन और रात में, मतलब दिन और रात सेम लेंथ के हो रहे हैं। तो जब एग्जैक्टली 12 आवर ऑफ डे एंड 12 आवर ऑफ नाइट होगा, एक दिन तो आएगा ना, उसके आगे पीछे में भी 11.9 एंड 12.9 ऐसे ऐसे करके चेंज होता जाएगा, 1, तो ऐसे ऐसे करके चेंज होता जाएगा। तो जिस दिन एग्जैक्टली 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट होगा उस दिन 2 इक्विनॉक्स आते हैं हमारे हर साल। एक तो आता है 21 मार्च एंड एक आता है 23 सितंबर। सो बेसिकली दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड मे बी ऑन 16 और 17 सितंबर। तो 23 सितंबर हमारा इक्विनॉक्स, ऑटम वाला इक्विनॉक्स अभी आने वाला है। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये जो यहाँ पे थ्योरी लिखी है सीजन्स की, ये सेम है जो मैंने अभी आपको कराई कि सीज़न की कंडीशंस क्या होती हैं एंड कब ऑब्जर्व होता है। रीज़न है टिल्टेड एक्सिस। तो चेंजेस ऑफ सीज़न क्यों होते हैं, चेंज क्यों हो रहे हैं सीज़न? इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट होगी एंड लेंथ ऑफ डे एंड नाइट में वेरिएशन जो हो रही है, और इसी पोजीशन की वजह से समर्स एंड विंटर्स की अकरेंस होती है। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया सारा। अब ये डायग्राम मतलब अगर आपको ज्योग्राफी में डायग्राम्स बनाने पड़े, आई विल सजेस्ट कि आप एक डायग्राम को अपने माइंड में ऐसा फिट कर लो कि मान लो अब जैसे मैं जब भी ये वाला डायग्राम बनाती हूँ समझाने के लिए या फिर आंसर राइटिंग में वेर एवर इट इज़ नीडेड, तो मैं अपनी विंटर राइट साइड ही करती हूँ, होने को इधर भी हो सकती है, तो मैं अपनी विंटर राइट साइड ही करती हूँ। तो इससे बार बार कन्फ्यूजन नहीं होती आपको, पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा काम आती है लॉन्ग टर्म में। फिर हमारा समर सोलस्टाइस हो गया। समर सोलस्टाइस कैंसर पे पड़ेगा लाइट 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द साउथ पोल। इसका मतलब ये यही है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो आप देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे, इस वजह से लेंथ ऑफ डे बढ़ती है हमारी जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, अगर वहाँ पे समर्स हों तो। और वही उल्टा गर्मी में ये शेडेड पोर्शन कम होता रहता है क्योंकि एक्सिस हमारी ये है, बेशक से नॉर्मल ये है पर लेकिन अर्थ हमारा इसके अराउंड घूम रहा है, तो इस वजह से ही लेंथ ऑफ डे और नाइट का कम ज़्यादा होना रहता है। इक्विनॉक्स का हमने देख लिया एंड पोजीशन ऑफ ओवरहेड सन। ओवरहेड सन मतलब 90 डिग्री लाइट कब और कहाँ पड़ती है। तो 90 डिग्री हमारी जो लाइट है वो चलो इक्वेटर पे तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट
पड़ती है क्योंकि इट्स इक्वेटर, ऑटम में पड़ रही है, स्प्रिंग में पड़ रही है, पर जैसे एंगल इधर हमारा टिल्टेड है उसकी वजह से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इतने एरिया को तो कभी ना कभी ईयर में एक एक बार 90 डिग्री सनलाइट मिल जाती है, बट बियॉन्ड ट्रॉपिक्स एक बार भी पूरे साल में इन वाले रीजन्स को 90 डिग्री लाइट नहीं मिलती है। 90 डिग्री से कम ही एंगल में लाइट मिलेगी, एंड कम एंगल में लाइट मिलना मतलब इंटेंसिटी, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कम होगा दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं। पोलर डे, पोलर नाइट, आई हैव टोल्ड यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम जोन्स। टाइम जोन्स का लॉजिक क्या है? टाइम जोन्स इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ है जो रोटेट कर रहा है वो 24 आवर्स ले रहा है रफली, वैसे एग्जैक्टली 23 आवर्स 56 मिनट होता है, पर लेकिन फिर भी हम डेली यूज़ में 24 आवर्स ही लेते हैं। तो 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन हो रही है। अब सोलर डे एंड साइडेरियल डे, अब इन सारे कंसेप्ट को प्लीज़ साइड में रख दो, क्योंकि फॉर ऑल कैलकुलेशंस हम यही लेते हैं कि 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन हो रही है। तो जब 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन हो रही है तो 1 आवर में कितना डिग्री टिल्ट कर रहा है? 1 आवर में ये 15 डिग्री टिल्ट कर रहा है। Just for someone who didn't understand, 360 degree is being rotated in 24 hours। तो इसका सॉरी उल्टा भी कर सकते हैं, बट लेकिन ये वो वाला है। तो 1 आवर में कितना होगा? 360 24, तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स 1 आवर में 15 डिग्री टिल्ट कर जाता है हमारा अर्थ। अगर 1 घंटा बैठे हैं दैट मीन्स आप 15 डिग्री टर्न ले चुके हो, बैठे बैठे आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ। अगर 1 डिग्री देखें तो उसका निकल के आएगा 4 मिनट्स में। तो अब टाइम जोन्स का क्या लॉजिक है? देखो, अब हर 4 मिनट में द अर्थ इज़ रोटेटिंग 1 डिग्री। तो क्या हर डिग्री हर डिग्री पे जैसे जैसे, एंड ये डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है क्योंकि लॉन्गिट्यूड के अलोंग ही अर्थ इज़ रोटेटिंग, डोंट कन्फ्यूज इट विद लेटीट्यूड्स। तो हर डिग्री, अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये तो बहुत नज़दीक हो गई है एक्चुअल में। अगर जोग्राफिकल मैप में देखें तो हर डिग्री के हिसाब से हम क्लॉक सेट करने लगे तो द बिजनेस कंडक्टेड विल बी वेरी वेरी मैसी। मतलब कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे अगर हर कोस पे अलग घड़ी होगी। तो इस करके टाइम जोन्स में हमने अर्थ को डिवाइड किया है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है कि 1 आवर में अगर 15 डिग्री टिल्ट हो रहा है दैट मीन्स एक टाइम जोन 15 डिग्री की हुई। 15 डिग्री इसमें इनकलकेटेड है एक टाइम जोन में। इसका मतलब क्या है एक टाइम जोन का? कि जो एक टाइम जोन में एरिया पढ़ते हैं वो एक ही घड़ी को फॉलो करेंगे। बेशक से मान लो ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, तो मान लो ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। बेशक इसमें 1 घंटे का यहाँ पे मे बी 4 बजे हो, यहाँ पे 5 बजेंगे, पर पूरा ये जो इसमें सारे पॉइंट्स इसमें जो पढ़ते हैं जोग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट्स, ये सारा एक ही टाइम फॉलो करेंगे। बेशक इसमें 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे का इधर उधर करना ज़्यादा फिजिबल है एज़ कम्पेयर टू एक डिग्री के आप कोस पे अपना टाइम चेंज करो। तो हमने अर्थ को डिवाइड किया है 24 टाइम जोन्स में, पर ज़रूरी नहीं हर कंट्री 24 टाइम जोन्स के हिसाब से चलें। अभी इसका कंसेप्ट आगे आगे आएगा। तो ऐसे करके हमने टाइम जोन्स को डिवाइड किया हुआ है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम तो है ही नहीं, चलो इंडिया का देखते हैं, इंडिया का क्या सीन है। अब इंडिया का मैं मैप बनाती हूँ पहले। थोड़ा सा बेकार बना, बट जस्ट बेयर विद इट। तो इंडिया की जो ये वाली एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, ये है 92.5 इफ आई एम राइट। ओह सॉरी 97.5 इट इज़ 97.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम
ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में पड़ता है, ये भी अभी आएगा। एंड ये वाला जो वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है ये है हमारा 68 डिग्रीज एंड 7 मिनट्स। ये पॉइंट एंड मिनट्स में अलग अलग मतलब होता है इसका, पर मैं अभी इसको समझाने नहीं बैठूँगी। तो ये है, और हम जो अपना स्टैंडर्ड, अब देखो हम जो इसमें ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। अब 30 डिग्री मीन्स क्या, 15 डिग्री 1 आवर का मतलब था, एंड 30 डिग्री मतलब कि 2 आवर। तो अगर यहाँ पे 4 PM बजे हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 PM बज चुके हैं। पर लेकिन अब क्या, गुजरात में बैठा वो बंदा 4 बज रहे हैं उसके, कंट्री जबकि सेम ही है, एंड यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बैठा बंदा उसके 6 बजे हुए हैं क्लॉक में। तो क्या एक कंट्री के अंदर ये चीज़ें फिजिबल हैं? नहीं। तो इसके लिए हमने एक बीच का पॉइंट निकाला, यूपी मिर्ज़ापुर का, जिसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इधर से भी 15 डिग्री है, एंड ये इधर से भी 15 डिग्री है। तो मतलब मिर्ज़ापुर से ये 1 आवर पीछे है, एंड ये वाला पॉइंट 1 आवर आगे है। तो ये मिर्ज़ापुर वाला जो टाइम जोन है ये हमें कहते हैं इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब इंडिया मिर्ज़ापुर वाले लॉन्गिट्यूड पे एग्जैक्टली जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री फॉलो करेगी, बेशक उनके लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उनका कोई भी टाइम हो, पर पूरी कंट्री फॉलो हमारा मिर्ज़ापुर वाला टाइम करेगी। अब बात समझ में आई, स्टैंडर्ड टाइम रखने के लिए हर कंट्रीज़ अपना अलग अलग सिस्टम रखती हैं। तो अब देखो इंडिया के मामले में मैंने बताया कि मैक्सिमम एक्सटेंट 30 डिग्री का था, नॉट मतलब ठीक है इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, 2 घंटे का फ़र्क था, हमने मैनेज कर लिया एक बीच का रख के। पर अब जो कंट्रीज़ है जिनका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ही बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रशिया, तो वो क्या करती हैं, क्या वो एक ही स्टैंडर्ड टाइम से काम चला लेती हैं या अलग अलग जोन्स रखती हैं? तो जो जिन कंट्रीज़ का इतना ज़्यादा एक्सटेंट है तो वो अपने कंट्रीज़ के अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी कंट्री को डिवाइड करती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो एक स्ट्रेट लाइन हो, वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखना चाहें तो गूगल करके रशिया के टाइम जोन का कोई मैप देख लेना, तो वो उनके हिसाब से अपने टाइम जोन सेट करते हैं कि रशिया के इस वाले रीजन में ये क्लॉक फॉलो होगी, ये वाले रीजन में ये वाला टाइम फॉलो होगा, एंड ऐसे सो ऑन। अब क्वेश्चन आता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स किस कंट्री की हैं? लॉजिकली आप सब ने आंसर दिया होगा रशिया, जो कि ठीक है, मतलब कि आपने सही डायरेक्शन में सोचा क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इसी कंट्री का है। बट द एक्चुअल आंसर इज़ फ्रांस। अब आप बोलेंगे कि फ्रांस तो इतनी छोटी कंट्री है तो उसके इतने ज़्यादा टाइम जोन्स कैसे हो सकते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि बेशक कि मान लो हमारा वर्ल्ड मैप है एंड फ्रांस यूरोप में यहाँ कहीं पड़ता है, इतना छोटा सा कंट्री, इवन इंडिया भी लाइक ऐसे बड़ा है काफ़ी। तो फ्रांस इतना छोटा सा हो कि इतनी ज़्यादा टाइम जोन्स की मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैसे हैं उसकी? तो फ्रांस ने जो अपनी कॉलोनीज़ छोटी छोटी कॉलोनाइज़ की थी कॉलोनियलाइजेशन के टाइम पे सॉरी, तो वो टेरिटरीज़ ऐसे बिखरी पड़ी हैं, कहीं कहीं पे उनकी टेरिटरीज़ हैं बहुत सारी। तो अगर इन सारी टेरिटरीज़ के जोग्राफिकल एरिया को फ्रांस अपनी कंट्री के एरिया में एडअप करता है, जैसे कि हम इंडिया की टेरिटरी में क्या कहते हैं यहाँ पे अंडमान्स एंड यहाँ पे लक्षद्वीप की टेरिटरी को हम अपने में काउंट करते हैं, बेशक ये हमसे नहीं जुड़ी हों, परंतु इसका एक्सटेंट हमारे इसके अंदर ही पड़ता है। मतलब अगर अंडमान का इधर होता तो हम अंडमान का एक्सटेंट मानते। तो ऐसे ही फ्रांस अगर इन टेरिटरीज़ को काउंट करते तो इन सब की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट्स यू कैन सी अलग होंगे। तो इन सब के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट्स को इनके टाइम जोन को काउंट करके फ्रांस के सबसे ज़्यादा बनते हैं, एंड रशिया के आई थिंक 11 एंड फ्रांस के 1 टाइम जोन एक्स्ट्रा होके ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स रखता है। तो टाइम जोन का लॉजिक समझ में आ गया होगा आई होप। सबसे बेसिक चीज़ बताना भूल के बताओ कि हाँ, टाइम जोन अगर हम काउंट कर रहे हैं कि
टाइम किधर से मेजर करें, क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो सारे इक्वल हैं। जैसे अगर हम लेटीट्यूड की बात कर रहे थे तो लेटीट्यूड तो सारे अलग है ना, इक्वेटर का सबसे बड़ा होता है, फिर ऐसे ऐसे इनकी लेंथ छोटी होती जाती है, तो हमने सबसे बड़े वाले को 0 डिग्री रख लिया, नो डाउट ईजी था सिलेक्शन, क्योंकि सबसे बड़ा लेटीट्यूड्स में इक्वेटर का एक ही लेटीट्यूड था। बट लॉन्गिट्यूड का क्या करें, जब सारे लॉन्गिट्यूड सेम लेंथ के हैं तो कौन सा एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड हम डिसाइड करेंगे। तो वो लोगों ने एंड कंट्रीज़ ने मिलजुल के एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया है, जो है लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच के नाम से, स्पेलिंग ग्रीनविच के नाम से। उसमें से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसको हमने दिया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम, कि उससे मेजर करके, अब मान लो ये ग्रीनविच वाला, लेट मी चेंज द कलर, ये ग्रीनविच वाला ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो अब अगर इसके हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा एंड इसके वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। टाइम बढ़ने एंड घटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 4 PM बजे हैं तो यहाँ पे किसी पॉइंट को अगर हम डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करें तो मान लो रफली 6 PM होगा, मीन्स 4 PM से तो ज़्यादा ही टाइम होगा अगर इसके हम ईस्ट में जाएंगे। एंड अगर हम इसके लेफ़्ट में जाएंगे तो अगर यहाँ 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन पे 4 बजे हुए हैं शाम के, तो यहाँ पे मे बी दोपहर के 2 बजे हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों, अब इसका मैं बताती हूँ। वही अपना क्रॉस सेक्शनल व्यू का एग्जांपल लेके, कि हमने अर्थ को ऊपर से ऐसा स्लाइस कट किया एंड अब हम उसको ऊपर से व्यू कर रहे हैं। तो इफ़ दिस इज़ द स्लाइस, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सन है, ओवरहेड लाइट कब पड़ती है, जब 12 नून का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उस टाइम पे सन बिल्कुल टॉप पे होता है हमारे, कि 90 डिग्री हमारे ऊपर लाइट पड़ती है। दैट्स वाई उस टाइम पे हमारी शेडो भी बिल्कुल छोटी होती है। अगर ये बंदा खड़ा है तो उसकी शेडो लगेगी यहीं इसके आसपास, गोल गोल कुछ ऐसे होगी। तो अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, एंड ये अर्थ रोटेट कर रहा है तो कभी ना कभी घूम के पॉइंट A यहाँ पे आएगा। तो जब पॉइंट A यहाँ पे आया, ओवरहेड लाइट पड़ी, इसके यहाँ पे 12 PM बज गए, फिर ये रोटेट करता करता चला गया, यहाँ पे मे बी 1 PM टाइम हुआ, ये यहाँ पे मे बी 2 PM टाइम हो गया। अब इसके साथ साथ B पॉइंट भी आ रहा है, पीछे C भी आ रहा है, तो 12, जब A का 1 PM हो चुका है, A पॉइंट पे 1 PM हो चुका है, B पे अब 12 बजे हैं एंड C पे तो अभी 11 ही बजे होंगे। तो ऐसे ऐसे करके अब आप इसको देखो कि A पॉइंट ऑलरेडी नून वाले टाइम को देख के जा चुका है, अब B आएगा, फिर वो देख के इस पॉइंट को जा चुका होगा। तो अब इसको अगर हम देखें आगे से अर्थ को, कि अगर ये ग्रीनविच मेरिडियन है ये लाइन, तो इसके राइट साइड में, मतलब कि इधर राइट साइड में देखें तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी देख के जा चुका है, तो यहाँ पे टाइम बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड में देखें तो टाइम घटता रहेगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो इसको बस क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाया मैंने, और कुछ नहीं। अब इसको हम देखेंगे कि ये 0 डिग्री है, तो इस करके इसके राइट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा एंड इसके लेफ़्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा, क्योंकि सन यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो, और ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है हमारा अर्थ, तो ये वाला पॉइंट जो है ऑलरेडी देख के चला गया एंड ये वाला भी वो ओवरहेड सन देख के जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट्स आगे हैं, ये वाले पॉइंट्स पीछे हैं। तो अब हमने अगर रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया तो इसके हिसाब से सब कुछ मेजर होगा। गॉट इट? ऑलमोस्ट एक्सप्लेन 24 टाइम जोन मिर्ज़ापुर स्टैंडर्ड टाइम। पहले हम 1906 से पहले हम 3 डिफरेंट टाइम जोन फॉलो किया करते थे। 1906 में हमने मिर्ज़ापुर वाली फाइनलाइज़ की थी। अब आता है इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? अब हमने टाइम तो फिक्स कर लिया कि टाइम किस लॉन्गिट्यूड से मेजर करेंगे। अब
क्वेश्चन ये है कि टाइम फिक्स करने के बाद अब मान लो इस वाले पॉइंट के 12 बज गए, रात के 12 बज गए, मतलब इनका एक दिन ख़त्म हो गया, पर इस पॉइंट के तो अभी नहीं बजे होंगे, मे बी यहाँ पे 10 PM बजे हैं, इनको तो दिन ख़त्म होने में 2 घंटे पड़े हैं। तो एक्चुअल में किस मेरिडियन के किस लॉन्गिट्यूड के 12 बजने पे हम काउंट करेंगे कि आज का दिन भाई ख़त्म हुआ, किस लॉन्गिट्यूड के 12 बजने पे हम ये मानेंगे, तो वो लॉन्गिट्यूड भी तो हमें करना है। अब ये ज़ीरो तो हमने, ये वाला ज़ीरो तो ले लिया हमने रेफरेंस पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि हमने वो इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब दिन ख़त्म होने के लिए भी तो एक लॉन्गिट्यूड हमें चाहिए होगा, तो वो भी हमने ऑपोजिट, अगर मान लो ये मेरिडियन 0 डिग्री था तो हमने एग्जैक्टली 180 डिग्री पे, अगर इसको 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये पूरा 360 हो गया, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे हमने अपना इंटरनेशनल डेट लाइन चूज़ किया है। पर वो इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट क्यों नहीं है उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये 180 डिग्री है, यहाँ से हमने एटलीस्ट इधर से इंटरनेशनल डेट लाइन स्टार्ट करी, बट देख रहे हो कि ये बेंड है, कहीं कहीं से मुड़ मुड़ के जा रही है। ये ऐसा क्यों? लकीली ऑलमोस्ट इसकी सारी लाइन 180 डिग्री पे ये इसमें पैसिफिक ओशन में फॉल करती है। तो इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन जो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये वाले इंडिया था, इंटरनेशनल डेट लाइन अब हमने मान लो यहाँ से निकाल दी, तो भाई मतलब अगर वो लाइन अगर हरियाणा के बीच में से निकल गई तो हरियाणा के इधर वाले लोग मान लो 25 दिसंबर में जी रहे हैं और इधर वाले लोग 24 दिसंबर में जी रहे हैं, मतलब दिस विल बी अ बिग इनकन्वीनियंस फॉर द पीपल ऑफ द सेम कंट्री, कि मतलब आधी कंट्री में कोई और दिन चल रहा है, आधी कंट्री एक दिन पीछे चल रही है, इज़न्ट दिस अ इनकन्वीनियंस। तो इस करके कोशिश की गई कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको हम कंट्री के ऊपर से ना काटे, किसी भी कंट्री के, दो कंट्रीज़ के बीच में से वो लाइन अगर जाती है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हाँ कंट्री का अलग अलग दिन हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट एक कंट्री को एटलीस्ट एक ही दिन में रहने दें। तो इस करके कंट्रीज़ के बीच में से जा रही है नो प्रॉब्लम, बट एक कंट्री को कोई बाइसेक्ट करके नहीं जा रही, दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में से बेशक से जाए। तो इस करके ये उस कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों ने ये लाइन को बेंड कर करके डिसाइड किया, किसी एक कंट्री के बीच में से निकाल के नहीं लेके गए। तो इस करके ये इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी बेंड है एंड जिगजैग फॉर्म में है। अब तो डे कैसे चेंज होगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई ट्राई टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। तो अब देखो, अब क्रॉस सेक्शनल व्यू पे आते हैं, यही काम आएगा कि ये अगर हमारा डायग्राम है, हाँ, ये अगर हमारा अर्थ का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सॉरी ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है, चलो अब परफेक्ट स्फेयर है, तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अब ये हमारी ग्रीनविच मेरिडियन होगी 0 डिग्री, ये होगी हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री से स्टार्ट होती है, और सन हमारा यहाँ पे है, शाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये अर्थ के मैप में कुछ ऐसे होंगी, लंदन यहाँ पे है, इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री यहाँ पे है, 180 डिग्री यहाँ पे है। तो ये मतलब यहाँ पे समझाते हुए मैं साथ साथ में यहाँ पे भी समझाती जाऊँगी। तो अब देखो हमने क्या देखा था कि ग्रीनविच मेरिडियन से राइट साइड में टाइम बढ़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री पे हमारा टाइम जो है वो है 12 AM, मतलब कि दिन अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, मतलब कोई सी भी डेट हो उसका दिन का बिल्कुल पहला आ रहा है 12 AM। तो अब हम देखें ग्रीनविच मेरिडियन के राइट साइड में कि टाइम बढ़ेगा, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री में क्या 12 आवर्स का डिफरेंस होगा। तो 12 आवर्स का डिफरेंस होने पे मतलब यहाँ पे अगर 12 AM है तो यहाँ पे 12 PM हो गए। मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री पे डेट है 4, ठीक है 4। अब एग्जैक्टली 12 PM पे या फिर 11.5
5:09 पे PM पे लगा लो, यहाँ पे अभी 4 है, 4 डेट चल रही है और एग्जैक्टली 12 बजते ही यहाँ पे 5 हो जाएगी डेट। अब इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो टाइम घटेगा, दैट मीन्स 12 AM से पीछे वाला दिन, कि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे अब 3 वाले दिन को काउंट करेंगे, 3 डेट का दिन काउंट कर रहे हैं, 3 डेट का। तो यहाँ पे तीसरी डेट का 12 PM है। नाउ डू यू गेट इट कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो टाइम है वो है 4 डेट का और यहाँ पे जो टाइम है वो है 3rd डेट का। डू यू गेट इट? तो अब इस वाले 12 PM में और इस वाले 12 PM में 24 आवर्स का डिफरेंस है। तो नाउ यू सी कि अब अगर हम इसको देखें तो क्या पड़ता है कि इधर हमारा अब डेट ज़्यादा होगी। मान लो क्रिसमस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 दिसंबर अगर होगी तो इधर 24 दिसंबर होगी। क्यों? ईजी पीजी। ग्रीनविच मेरिडियन ये है, ग्रीनविच मेरिडियन ये है। ग्रीनविच मेरिडियन के अब राइट साइड में देखें तो सबसे पहले जब लाइन टच करती है तो राइट साइड में यहाँ इस वाले एरिया में 25 दिसंबर मतलब ज़्यादा टाइम होगा, डेट ज़्यादा होगी 25 दिसंबर। इसके लेफ़्ट साइड में घूम के जाएं तो ये दुनिया पीछे चल रही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 24 दिसंबर होगी। तो हमने ग्रीनविच मेरिडियन के रेफरेंस से देखना है, इसके राइट में ज़्यादा, लेफ़्ट में कम। पर जब ये घूम के ये डायग्राम 180 डिग्री पे बनता है तो इसका उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, 180 डिग्री में उल्टा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस है यार, इतना सा समझना है कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है इसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पीछे हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो जो इसका लेफ़्ट, जो मान लो अगर ये राइट है ये लेफ़्ट है तो 180 डिग्री का ये राइट और लेफ़्ट उल्टा हो जाएगा उसके लिए। तो वैसे ही अगर ग्रीनविच मेरिडियन के राइट में टाइम बढ़ रहा है तो इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट में टाइम घटेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपको अगर इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट 3D में समझ नहीं भी आए तो जस्ट फॉर अगर कोई MCQ वगैरह आता है ऐसे सोल्व करने का मैं क्यों कह रही हूँ कि वहाँ पे आपको बोल देंगे कि ये वाला कंट्री यहाँ पे है, ये वाला कंट्री में इतना टाइम है तो इस वाली कंट्री में क्या टाइम होगा। तो ये आपको ओब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा ना अपने माइंड में कौन सा लेफ़्ट साइड रहता है। सो ईजी पीजी। अगर आपको मैप की नॉलेज है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे पड़ती है तो आपको बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्रीनविच मेरिडियन के राइट साइड में जाके क्या हो रहा है, लेफ़्ट साइड में जाके क्या हो रहा है। सिंपल है, राइट साइड में जा रहे हैं तो टाइम बढ़ेगा, टाइम ऐड होगा। 2 बजे हैं तो यहाँ पे 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे शाम के। एंड इसके लेफ़्ट साइड में जाके टाइम घटेगा, 1 होगा, 12 PM होगा, फिर 11 AM होगा, 10 AM होगा, ऐसे से घटेगा। इतना कंसेप्ट याद रहना चाहिए। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन में यही कंसेप्ट उल्टा कर देना है, राइट में घटेगा एंड लेफ़्ट में बढ़ेगा, सिंपल। सो इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट हो गया एंड ये थ्योरी पढ़ लेना, वैसे इसमें जो भी लिखा था मैंने समझा दिया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डे लाइट सेविंग टाइम। अब डे लाइट सेविंग टाइम का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा सा और रहता है एक्स्ट्रा। डे लाइट एंड लीप सेकेंड का कंसेप्ट रहता है। तो डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है? डे लाइट सेविंग टाइम, इसका रीज़न ये है कि जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि विंटर्स में हमारा, अब जैसे ये डे की लेंथ है एंड ये नाइट की लेंथ है, तो समर्स में डे बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है। समर्स एंड विंटर्स में इसका उल्टा है, विंटर्स में डे छोटे होते हैं एंड नाइट बड़ी होती है। सो अब कुछ कंट्रीज़ जो टेम्परेट रीजन में है, मतलब कि जिनका लेटीट्यूड ऊपर पड़ता है, ऐसे टिल्ट हमेशा याद रखना है। तो ये अगर इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है। तो
टेम्परेट रीजन्स मतलब जैसे जैसे लेटीट्यूड ऊपर बढ़ता जाएगा तो इनके डे नाइट की वेरिएशन पूरे साल कुछ ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि टिल्ट उनको ज़्यादा फील करने को मिल रहा है। इक्वेटर तो ऑलमोस्ट आसपास ही रह रहा है सन के, इतना इसको टिल्ट का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डे और नाइट की लेंथ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ वाले रीजन्स में। पर जब आप इक्वेटर से अवे जाते हो, ये टेम्परेट रीजन्स में डे और नाइट में काफ़ी फ़र्क आने लग जाता है मौसम के हिसाब से। कि मतलब अगर विंटर्स हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्कटिक सर्कल में नॉर्वे में विंटर्स में 2.5 महीने के लिए रात ही रहेगी, तो देख रहे हो मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क। तो इतना एक्सट्रीम की मैं बात नहीं कर रही। टेम्परेट रीजन्स मतलब ना तो ज़्यादा इक्वेटर वाला एक्सट्रीम, ना पोल वाला, ये जो बीच में रीजन पड़ता है, तो उनमें डे और नाइट की लेंथ में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है कि मतलब इट्स इरिटेटिंग कि उनका डे लाइट जो होती है वो अच्छे से यूज़ नहीं हो पाती। तो डे लाइट सेविंग टाइम का कंसेप्ट ये कहता है कि मान लो एक बंदे का शेड्यूल ये है कि वो रोज़ 6 बजे उठता है एंड 8 बजे तैयार होके नहा धो के खाना पीना खा के जो भी उसे वर्कआउट वगैरह करना है सब इस 2 घंटे में इंक्लूडेड है, वो 8 बजे अपना ऑफिस चला जाता है। अब जनरली अगर हम लगाएं कि 8 बजे उस पूरी कंट्री का ऑफिस का टाइम है, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज एंड स्कूल्स का 8 बजे का टाइम है, तो 2 घंटे लगा रहा है वो बंदा तैयार होने में। अब मे बी उस टाइम पे सनराइज़ ऑलमोस्ट इसी टाइम पे हो रहा हो, कि सनराइज़ भी मान लो 5:30 हो रहा है या फिर 6 AM पे हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आती है समर्स की बात। समर्स आ गई भाई, समर्स में सनराइज़ जल्दी होने लगा। अब सनराइज़ इनका हो रहा है 5 बजे, या मे बी कुछ जगह पे जो भी लेटीट्यूड के हिसाब से मान लो 4:13 का, पर चलो 4:30 एक्सट्रीम हो जाएगा, हो जाता है वैसे अरुणाचल प्रदेश में होता है यार, क्यों नहीं होता। तो मान लो कि 5 बजे इनका सनराइज़ हो गया, तो पर लेकिन उसका शेड्यूल तो बंदे का सेम ही है, वो तो 6 बजे उठेगा, 8 बजे ऑफिस जाएगा। तो अब दिक्कत क्या है इनके कंट्री वालों को कि भाई सन हमारा 5 बजे उग चुका है, 1 घंटा लोग सोते रहे जबकि रोशनी आ चुकी थी कंट्री में, पर अभी भी लोग 1 घंटा सो गए एंड फिर 2 घंटे उन्होंने तैयार श्यार होने में लगाए। तो बेसिकली सनलाइट आने के बाद 5 से 8 3 घंटे तो इन्होंने फालतू के मतलब बिना काम करे वेस्ट कर दिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो सारी 8 बजे स्टार्ट हो रही है स्कूल्स में या फिर ऑफिस में। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, डे लाइट सेविंग टाइम को अडॉप्ट करती है। इसका मतलब ये है कि क्लॉक को फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लॉक को फॉरवर्ड करने का मतलब क्या, कि बेशक पूरे वर्ल्ड में एटमिक क्लॉक के हिसाब से 5 बजे हों, वो अपनी जैसे जो मान लो वो रिस्ट वॉच का बटन सा होता है साइड में घुमाने वाला, तो ऐसे करके घुमा के यहाँ पे 6 AM कर दिया। पूरे वर्ल्ड में एटमिक क्लॉक के हिसाब से 5 बजे है, पर उन्होंने अपनी पूरी कंट्री की क्लॉक्स का टाइम 1 घंटे आगे कर दिया, 6 AM कर दिया। तो अब जब इनके मतलब पूरे एक्चुअल टाइम 5 होगा, पर उनकी क्लॉक्स में आर्टिफिशियल टाइम 6 AM होगा। इससे क्या होगा, मेंटली अब उनको उठना पड़ेगा भाई 5 बजे, बेशक से एक्चुअल अभी टाइम 6 नहीं हुआ हो, पर लेकिन उनकी क्लॉक्स तो पूरी कंट्री की सेट कर दी हैं उस वे से कि 6 बज चुके हैं। तो बेसिकली सनराइज़ के हिसाब से क्लॉक को सेट करना, ताकि लोग नेचुरल लाइट का ज़्यादा फ़ायदा उठा सके एंड इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी। कैसे, अब 6 बजे वो उठ गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भाई, अब मान लो कि 8 से 5 इनका ऑफिस था कि 5 बजे छुट्टी हो जाती है, पर अब अंधेरा मान लो 6 बजे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इनको काम कराएंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। तो बस सारा घुमा फिरा के कंसेप्ट ये है कि भाई सनराइज़ को यूज़ करना है, सनराइज़ के हिसाब से चलेंगे, सनसेट के हिसाब से चलेंगे। अगर दिन लंबे हैं तो हम
दिन लंबों के हिसाब से जगे रहेंगे एंड नेचुरल लाइट का फ़ायदा उठाएंगे, अपनी बॉडीज़ के लिए भी, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए भी उस हिसाब से चलेंगे जो नेचर हमें कह रहा है, ना कि अपने आलस के हिसाब से, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो। इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट इसमें कैसे आता है कि अगर ये लेट उठेंगे, बेशक सनराइज़ जल्दी हो रहा हो, तो लेट उठेंगे, लेट ऑफिस से आएंगे और सनसेट ऑलरेडी मे बी 5 बजे हो गया हो सर्दियों में, पर लेकिन इनका ऑफिस क्या पता 7 बजे तक हो, तो ये 2 घंटे इनको लाइट जगानी पड़ेगी ऑफिसेज में, स्ट्रीट लाइट 100 चीज़ें होती हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट आता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, अगर इवन वैसे इजी कंसेप्ट है तो समझ तो आना ही चाहिए। तो ये याद करना है हमने कि द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग टाइम 1 आवर अहेड मतलब पहले कर लेना, बाय फॉरवर्डिंग द टाइम। फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे? क्लॉक को तो आगे कर देंगे, पर हमारी जो व्यवस्था है वो जल्दी हो जाएगी ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि समर्स में सनराइज़ जल्दी होता है। It is practiced in those regions where the length of the day varies between summers and winters। कुछ ज़्यादा ही टेम्परेट रीजन्स में कुछ ज़्यादा वेरी करती है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। अब लीप सेकंड का क्या है? लीप सेकंड का यहीं पे समझ लो कि जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, दैट मीन्स कि एक एटमिक क्लॉक है। एटमिक क्लॉक बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताती है, मतलब कि टाइम क्या चल रहा है, इंस्टेड ऑफ अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब यूनिवर्स का टाइम बताती है वो एटमिक क्लॉक। ठीक है, तो उस एटमिक क्लॉक के हिसाब से हम अपना यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम रखते हैं। पर जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है, मतलब जो हमारे ईयर्स हैं, जैसे 365 डेज़ एंड वगैरह वगैरह, वो तो अर्थ के हिसाब से होंगे ना, क्योंकि वरना तो सीज़न उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है वो अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। रोटेट कैसे कर रहा है? 24 आवर्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम हम काउंट करते हैं अर्थ की रोटेशन के हिसाब से। अब वंस इन अ वाइल अर्थ की रोटेशन स्लो डाउन हो जाती है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए हम अपने जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम है उसमें 1 सेकंड ऐड कर देते हैं। देखो कॉमन सी बात है कि मान लो जो एटमिक क्लॉक है, मान लो वो एक मिनट है, वो 1 मिनट को 60 सेकंड मानती है, वो 1 मिनट में एग्जैक्टली 60 सेकंड इंक्लूड करती है। एंड अर्थ रोटेट जिस भी हिसाब से कर रहे हैं, वो पहले तो 1 मिनट में वो भी 60 सेकंड ही लेके चल रहा था, पर अब अर्थ की रोटेशन स्लो डाउन होगी। दैट मीन्स मे बी अर्थ की रोटेशन के हिसाब से 1 मिनट में अब 61 सेकेंड होते हों, क्योंकि अर्थ की रोटेशन स्लो डाउन हुई है। और वो स्लो डाउन होने का मतलब सेकंड्स का होता है, ये नहीं कि भाई 1 घंटा स्लो रोटेट करा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। मिनट्स या कभी कभी माइक्रो सेकेंड्स का फ़र्क आता है। तो वंस इन अ वाइल मीन्स बहुत बहुत सालों बाद ऐसा होता है कि अर्थ की रोटेशन स्लो हो जाती है। स्लो हो जाने का मतलब यही है कि उसको रोटेट करने में, पूरा 360 डिग्री रोटेट करने में अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। मे बी पहले 24 आवर्स लग रहा था एग्जैक्ट, तो अब उसको 24 आवर्स 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये जो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अगर हम इसको कहीं एकोमोडेट नहीं करेंगे तो ये वाली जो घड़ी है ये तो आगे चलती जाएगी और ये हम पीछे रह जाएंगे। तो आगे जाके दिक्कत आएगी जब ये दोनों घड़ी कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी। तो इस घड़ी को इस घड़ी से मैच करने के लिए हम इसमें 1 सेकेंड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। 1 सेकेंड एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशन में ऐड कर दिया, दैट मीन्स मे बी उसकी बस कैलकुलेशन में हमने स्टॉप कर दिया, मे बी 1 सेकेंड के लिए स्टॉप करके फिर से दोबारा चला दी, ताकि इसके 60 और इसके 60 सेकेंड्स मैच कर सकें। सिंपल सी बात यही है कि वंस इन अ वाइल अर्थ रोटेशन स्लो डाउन करती है, मतलब टाइम ज़्यादा लेती है। तो उस टाइम ज़्यादा, मान लो 1 सेकेंड ज़्यादा ले लिया, उस 1 सेकेंड को हम एटमिक टाइम में भी ऐड कर देते हैं, ताकि ये और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम हमारा मैच करे और आगे पीछे ना हो। टू स्लो डाउन universal atomic time, we need to add 1 extra second which is called a leap second. Understood? So ये वाला टॉपिक हो गया एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना देखेंगे यूनिवर्स वाला टॉपिक. सो easy peasy. I hope you understood it. Thank you and have a nice day.